चलिए हम लोग अभी कौन सा है, यूनिट 2 का ही दूसरा पार्ट है क्या, ओवरहेड्स। तो उसमें है चैप्टर नंबर है हमारा 5, एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओवरहेड्स कैसे हम लोग करते हैं। ओवरहेड्स में तो क्या होता है, इनडायरेक्ट, हाँ ठीक बोल रहे, बोलिए पूरा। इनडायरेक्ट क्या, ओवरहेड मतलब क्या, इनडायरेक्ट जो भी खर्चा। वेरी गुड, यस सर। इनडायरेक्ट खर्चा क्या क्या होता है, मटेरियल का, लेबर का और अदर एक्सपेंसेस जो भी है ना, जो भी अदर एक्सपेंसेस है मेरा, वो किसका है, अगर वो क्या है, इनडायरेक्ट नेचर का है ना। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस ले लिखते हैं, बस एक्सपेंसेस नहीं लिख देते क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट तो लिखे ही। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कौन कौन सा, मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा ओवरहेड। आप शॉर्ट में लिखिएगा एग्जाम ओवरहेड्स। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या देख रहे हैं, वही एक्सपेंसेस मतलब तो हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है, तो दो भाग में देखते हैं। तो इनडायरेक्ट वाले को क्या बोलते हैं, ओवरहेड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट तो ये अब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, डायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट वाला, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये जानते हैं हम लोग, ओवरहेड भी जानते हैं क्या होता है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको देखेंगे हम लोग। देखिए क्या है, स्टेप्स इन ओवरहेड अकाउंटिंग, कैसे इसका अकाउंटिंग होता है। देखिए, तो अकाउंटिंग में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट। ठीक है, एक ये हो गया ए, बी भी सामने ही में लिख लीजिएगा, सिर्फ ए लिखा हुआ है ना, हिंदी में भी सिर्फ ए लिखा हुआ है, एक बार में यही लिखा हुआ है ना। हाँ, सिर्फ ए लिखा हुआ है। अच्छा, आपने तो ए भी नहीं लिखा हुआ, ए लिखिए। क्लासिफिकेशन से पहले क्या लिखिए, ए। क्लासिफिकेशन ए में होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन से पहले ए लगा दीजिए, ये ए हो गया, क्लियर हो गया। फिर देखिए, जाइए एक पेज आगे करिए तो देखिए बी मिलेगा, कोडिफिकेशन मिला, हिंदी में है, हिंदी में नहीं, राइट। कोडिफिकेशन देखिए, नहीं यहाँ नहीं, हिंदी में ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, 2 पेज किया हुआ एक्सप्लेन, ओ हिंदी में है ही नहीं। उसके बाद बी ये सब नहीं है ना, कोडिफिकेशन नहीं है, और भी क्या क्या पॉइंट्स है, इंग्लिश में है, कोडिफिकेशन है, कलेक्शन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि वहां से इंग्लिश से कम शुरू वाला नाम लिख लीजिएगा और बाकी का समझ लीजिएगा क्या है। ठीक है, यस। अच्छा, सी लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग, बी तो लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग ऑफिस ओवरहेड्स। अच्छा, ये दूसरा है। ठीक है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, तो स्टेप्स आप देख लीजिएगा किससे, इंग्लिश से। स्टेप्स भी नहीं लिखा हुआ आपका, तो स्टेप्स लिखा ही नहीं हुआ, इसलिए ABCD नहीं है। ठीक है, हिंदी में स्टेप्स नहीं लिखा हुआ, सीधे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है ना, yes. ऊपर में स्टेप्स होगा। ठीक है, तो 4 है टोटल स्टेप्स। क्या है, एक तो क्लासिफिकेशन, फिर कोडिफिकेशन, फिर कलेक्शन और फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है अभी बता देते हैं। पहला क्या है, क्लासिफिकेशन। तो क्या करिएगा आप, जिस जहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, BCD भी लिख लीजिएगा बगल में ही, ताकि आपको पता रहे, एक बार में आप देख सके स्टेप्स। ठीक है, इंग्लिश जिनका है समझ गए आप लोग, बगल में ही ए लिखा हुआ है, BCD भी वहीं पे जोड़ लीजिएगा कि पता रहे कि 4 जो हेड है कौन सा हेड है। अब क्या है इसमें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्लासिफाई किया गया है अलग अलग विशेषता के कारण। क्या है, पहला क्या है, फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट की फंक्शन क्या काम करता है, क्या काम करते हैं आप, प्रोडक्शन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, सेलिंग में है कि डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अलग नाम तो अलग काम। ठीक है, मतलब अलग काम तो अलग नाम है, इसीलिए। क्लियर हो गया, yes. तो फंक्शन काम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे जब हम लोग वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ओवरहेड्स देखते हैं। दूसरा क्या, एलिमेंट वाइज। एलिमेंट क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, हिसाब से इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट है, मटीरियल में है कि लेबर में है कि खर्चे में। क्लियर हो गया, yes. फिर बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है, क्या फिक्स है, फिक्स वाला खर्चा है
इनडायरेक्ट ही है, लेकिन किस तरह का, फिक्स्ड है क्या, सेमी वेरिएबल है या वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया। और नॉर्मलिटी के बेसिस पर फिर लिखा हुआ है नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। क्लियर, ठीक है। और क्या, कंट्रोल के बेसिस पे, कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोल कर सकते हैं क्या, ऐसा खर्चा अगर कंट्रोल सके तो कंट्रोलेबल है, नहीं तो क्या है, अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। तो पढ़ रहे हैं एक ही चीज, क्या पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्टली खर्चा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको जो फंक्शन के बेसिस पे देखे तो क्या हो गया, अलग होते गया, एक फंक्शन के बेसिस पे अलग हो गया, एलिमेंट के बेसिस पे अलग हो गया, नॉर्मलिटी के बेसिस पे अलग हो गया। ठीक है, और क्या क्या है, दो और बना, बिहेवियर के बेसिस पे अलग हो गया, और एक क्या है, कंट्रोल के बेसिस पे अलग हो गया। क्लियर हो गया, 5 बेसिस पर। उसके बाद बी में है, जो हिंदी में नहीं गया, कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। कोडिफिकेशन जो आपको बताया ना, कोड दे दिया जाता है, कोड नंबर, वही है कि इस खर्चा को हम लोग, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल है तो इसका कोड ये रहेगा, लेबर है तो इसका कोड ये रहेगा, या उसी में अगर अलग अलग कैटेगरी भी है तो उसका भी अलग अलग कोड होते जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बस कोड बनाने में कोई क्या बोलते हैं, कोडिफिकेशन। ठीक है, तो कोड हो गया। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं वो तो लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, क्यों बनाते हैं, इजी रहे। कोड बनाने से क्या होता है, इजीली आप जान सकते हैं इस कोड का कितना खर्चा है, उसका मतलब पता चलेगा टोटल इसके अंदर, इस कोड के अंदर क्या था मटेरियल जो इतना इसका खर्चा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अलग अलग खर्चा है, अलग अलग ओवरहेड्स का कितना है। मेथड्स ऑफ कोडिफिकेशन लिखा है, तो कैसे भी, जो आपको पता है ना, नंबर और अल्फाबेट या दोनों कंबाइन करके भी बना सकते हैं, या डेसिमल मेथड भी लिखा हुआ है, डेसिमल वही पॉइंट दे के भी हम चाहें तो कर सकते हैं। कोड नंबर क्या दे सकते हैं, 2.1, 2.2 ऐसे भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया। डेसिमल नंबर में क्या होता है, डेसिमल बस आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा ना बीच में। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, थर्ड है, सी पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। कलेक्शन में क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अमाउंट। तो कैसे देखेंगे, पहले देखेंगे अमाउंट कितना है, अमाउंट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ ओवरहेड। ठीक है, एक पीरियड में मेरा कितना ओवरहेड हुआ है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, कलेक्ट किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है जितना हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है, सेपरेट लेजर, ओवरहेड लेजर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इजीली हो जाता है, सेपरेट अकाउंट्स ओपन होता है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर के लिए। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है। मतलब आपको ये इससे समझ में आ जाता है कि एक ही ओवरहेड का टोटल खर्चा उस साल में या उस पीरियड में जिसका बना रहे हम कितना हुआ, कब है, कब ये पता चलेगा, जब आप बार बार लिखेंगे तब ना। जैसे मटेरियल का लिख रहे हैं तो बार बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, कि आज इतना मटेरियल का कंज्यूम हुआ है, या इतना इनडायरेक्ट मटेरियल इतना लगा है, फिर कल इतना लगा, फिर नेक्स्ट इतना लगा, तो तब ना टोटल पता चलेगा। तब मतलब एक जगह लिखने को ही या देखने को ही कि हम बाद में देख सके टोटल कितना लगा, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन। क्लियर हो गया, ताकि हम देख पाए। ठीक है, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स लिखा है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बेसिस। सोर्सेस लिखा हुआ है, सोर्सेस इससे पहले था, कैसे कैसे देखते हैं तो उसका लिखा हुआ, कैश बुक में देखेंगे, वेजेस में देखेंगे कितना वेजेस हम दिए हैं, तब ना पता चलेगा टोटल वेजेस कितना हुआ साल के लास्ट में। वेज का रिकॉर्ड देख के पता लगा सकते हैं ना, वेज का जो रजिस्टर होगा कितना है, उसको मिला सकते हैं, कैश भी दिए है कि नहीं, कितना कैश बुक से। मतलब सिंपल में कैसे भी पता लगा ले आप, क्या टोटल कितना मेरा इस ओवरहेड का खर्चा हुआ है, मटेरियल कितना खर्चा, लेबर का। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड क्या है, किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है। ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट को हम लोग उतना खर्चा उसमें डेबिट करेंगे ना, कि इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा लगा हमको। क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स जो है, उसको ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लीजिएगा, क्यों करते हैं, पता चले हमको उस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आ रहा है ना। जैसे सबको मान लेते हैं कॉलेज में अलाउ है कि ऑफिस चाहे तो एग्जामिनेशन ऑफिस भी चाय मंगा के पी सकते हैं कैंटीन से, वो भी मेन ऑफिस भी चाय मंगा के पी सकते हैं। तो अगर हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो कोई गलत फायदा भी तो उठा सकते हैं ना, दिन भर चाय पीते जा रहे हैं या खाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा किसका। तो रिकॉर्ड करते तब ना पता चलता है कि किसका कौन सा डिपार्टमेंट से खर्चा हो रहा है। समझ में आया, तब ना कंट्रोल कर पाइएगा। तो फिर अगला दिन रूल निकलेगा, देखो कब से ज़्यादा चाय नहीं पीना है, 5-10 रुपये से ज़्यादा कब कुछ नहीं खाना है, नहीं तो वो आपको देना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो कंट्रोल हो सकता है इससे। ठीक है, या हम आगे का कोई भी इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग डी पॉइंट तक था हम लोग का, क्या चीज़ था, डी पॉइंट तक स्टेप्स था, कैसे अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग मतलब क्या, कैसे रिकॉर्ड करते हैं ना। अकाउंटिंग में क्या पता चलता है, टोटल पता चलता है हमको। यस सर। ठीक है, तो किसका तो पहला क्या बेसिस, किस तरह से अकाउंटिंग को क्लासिफाई कर दीजिए,
अलग अलग बेसिस पर। फिर क्या देखें हम लोग, कोड बना दीजिए, कलेक्शन कर लीजिए, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लीजिए कौन सा डिपार्टमेंट का खर्चा है। क्लियर हो गया? पहला 3 में पहला तो फंक्शन वाला था कि इसका ये ओवरहेड इसका इस डिपार्टमेंट, या ये वाला प्रोडक्शन वाला है इसका। कलेक्शन में तो कलेक्ट हो गया, और फिर डिपार्टमेंटाइजेशन में क्या हुआ, बटा कि इसमें इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा है, तो वहाँ वो चला गया। ठीक है, वो खर्चा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन क्या हो गया? हिंदी में क्या लिखा है? आवंटन। क्या लिखा है? बोलिए क्या है? उपरिव्ययों के आवंटन के अंतर। उपरिव्यय, ठीक है। उपरिव्यय तो ओवरहेड ही हो गया, आवंटन ही तो है ना। आवंटन मतलब बांटते हैं हम लोग। तो ये पहले भी आपको बताया था, एलोकेशन में क्या होता है, एग्जैक्ट कितना खर्चा हुआ है इसके कारण, तो वो कॉस्ट उसी को जाना चाहिए ना। दो दोस्त गए कैंटीन में, एक जन खाए 3 समोसा, एक खाए 2 समोसा, पता है ना कितना कौन समोसा खाए? पता है ना किसका कितना खर्चा है? समझ में आया? तो जब पता होता है आपको क्या कैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, एलोकेशन बोलते हैं, कि हम आराम से बांट सकते हैं, ये इतना उसमें चल जाएगा उसमें। जैसे अगर इसके रूम के बाहर इलेक्ट्रिक मीटर लगाते हैं हम लोग, पता चलेगा कितना बिजली खर्च होता है, पता चलेगा इस क्लास का कितना बिजली का खपत है, तो ये तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, तो बढ़ जाएगा। लेकिन लगा नहीं हुआ है ना, तो आवंटन नहीं हो सकता है। क्या करना पड़ेगा, कोई बेसिस से हमको डिवाइड करके बांटना पड़ेगा क्लास में। क्या करेंगे हम, जितना क्लास से डिवाइड करो उसमें सब में बांट दो, इस क्लास का इतना खर्चा, इस क्लास का, तो लगभग बराबर ही बिक जाएगा। ट्यूबलाइट्स या ट्यूबलाइट के बेसिस पे देखेंगे, 6 ट्यूबलाइट है, टोटल ट्यूबलाइट्स कितना है, तो इतना इस क्लास में है तो उसको बांटो। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक मीटर लगाता है तो पता रहता है ना। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसी क्लास को पढ़ाएंगे, मान लेते हैं इसी क्लास को पढ़ाएंगे, तो मेरा जो सैलरी का खर्चा है बस इसी क्लास का हुआ ना वो। लेकिन क्योंकि हम अलग अलग क्लासेस को भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, मेरा पूरा टोटल कॉमर्स वाला खर्चा जाएगा, है ना। मतलब सबके लिए खर्चा हो गया। लेकिन एक ही का है होता तो पता होता है एग्जैक्ट कितना आप इसमें पढ़ा, मतलब आपका पूरा खर्चा एक का है। तो एलोकेशन में क्या होता है, पता होता है वो खर्चा किसका है, तो बांटने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बांटना क्या होता है, पता ही इतना खर्चा, समझ में आ गया। तो ये होता है एलोकेशन, सारा खर्चा उसी डिपार्टमेंट का या उसी कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट सेंटर मतलब जहाँ पे उसको अलग से आप देख सकते हैं कि इसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, एक अलग यूनिट हो गया। ठीक है, इसके बाद है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अपोर्शनमेंट क्या होता है, एलोकेशन समझ गए? एलोकेशन क्या हुआ, आवंटन ना। ठीक है, आवंटन मतलब सारा कॉस्ट, होल कॉस्ट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ना उसी डिपार्टमेंट को जहां जिसका ये खर्चा है। डिपार्टमेंट बोल रहे हैं या कॉस्ट सेंटर। चलिए थोड़ा सा आप लोग सर्च भी करिएगा, कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं, सर्च करिएगा बाद में। ठीक है, कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं, थोड़ा सा हम बोल दिए, लेकिन आप सर्च करिए, ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। कॉस्ट सेंटर इन कॉस्ट अकाउंटिंग लिखिएगा, ठीक है, नेट में, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो अपोर्शनमेंट का हिंदी क्या लिख रहे हैं उसमें, बोलिए। विभाजन और विभाजन। चलिए देखिए क्या होता है ऐसे अपोर्शनमेंट, जिसका पता नहीं चले, जो आपको पता है ना, अगर इलेक्ट्रिक मीटर नहीं लगा है क्लासेस के बाहर तो पता नहीं चलेगा ना आप कितना खर्चा है एग्जैक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी तरीके से जो बांट दे, जो भी हमको लगे कि ये तरीका सही है या ठीक है, उससे हम बांट सकते हैं। तो बांटने की प्रक्रिया को, फिर वैसा बांटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपोर्शनमेंट या अविभाजन। क्लियर हो गया? अपोर्शनमेंट का ही है ना। ठीक है, अविभाजन। जैसे मेरा क्या हुआ, कैंटीन में, जैसे मान लेते हैं हम लोग कॉलेज हम लोग को बोल के रखिए कि आप कैंटीन में खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल खर्चा आया 1 महीना के बाद, मान लेते हैं आया 5000 रुपया। अब वो कैसे देखेंगे कि कॉमर्स का कितना है, इसका कितना है, डिवाइड कर देंगे नंबर से, टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे कितने स्टाफ है हमारे, है ना, और इंटू कर देंगे कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ है। तो असली जरूरी नहीं हम खाए, हो सकता है हम पूरा महीना नहीं खाए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा कॉस्ट दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कोई सिस्टम नहीं पता था। ठीक है, तो जहाँ सिस्टम नहीं होगा तो वहाँ जो भी हम लोग का जिस बेसिस पे किससे डिवाइड किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। ठीक है, और इनटू किए किससे, कॉमर्स डिपार्टमेंट से।
ठीक है। तो इसी तरह जो एम्प्लॉय का कोई वेलफेयर का खर्चा हुआ, कोई भी कल्याण के लिए एम्प्लॉय का खर्चा हुआ, तो हम लोग क्या किए, तो उसको हम लोग कैसे निकाले, जितना खर्चा आया डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉय इनटू क्या किए, एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, उस डिपार्टमेंट का वो क्या हो गया, वेलफेयर का खर्चा। क्लियर हो गया। टोटल खर्चा को हमने डिवाइड किए इनटू उसी डिपार्टमेंट का कितना है, तो उस डिपार्टमेंट का वेलफेयर का खर्चा इतना हो गया। क्लियर हो गया। तो ये है रेंट, क्योंकि हम लोग पूरा, जैसे पूरा इस बिल्डिंग का रेंट अगर हम लोग दे रहे हैं, मान लेते हैं 100 रुपया, तो टोटल कमरा मान लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट का क्या खर्चा आएगा, पहले तो 100 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो एक डिपार्टमेंट का आ गया खर्चा, है ना। और उस डिपार्टमेंट का क्या करेंगे, वो 10 रुपया उसका हो गया। अब उस डिपार्टमेंट में हम लोग, मतलब सिंपल से तो ये हो गया कि क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल जितना डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट का खर्चा आ गया। उसी डिपार्टमेंट के अंदर मान लेते हैं 2 डिपार्टमेंट है, तो इंटू 2 कर देंगे फिर, है ना, कि 2 डिपार्टमेंट तो इसी के अंदर। क्लियर हो गया। मतलब किसी के भी जैसा हम लोग क्या करते हैं, सीधे क्या करेंगे, उसको एक डिवाइड करके एक बेसिस ले आएंगे, मतलब रेट ले आएंगे, और इनटू जितना भी उसके अंदर वो है कर्मचारी या जितना एरिया वो ऑक्यूपाई करते हैं उसको कर लें। क्लियर हो गया। तो सिंपल है, क्या करते हैं, बांट देते हैं बस। तो अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तो आप इसका देख पाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से बन जाता है। ठीक है। तो इसका बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट है, तो ये देखना है। प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या है, ठीक है। सर्विस क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि जो सर्विस रेंडर होता है अलग अलग डिपार्टमेंट को, उसको ईजिली मेजर किया जा सकता है। जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको खाने का फैसिलिटी है, तो मान के चलते हैं कि सब खाएंगे, तो हम लोग देख लेते हैं कितना एम्प्लॉय है, उसको उनको उन पे चार्ज कर देते हैं। ठीक है। तो ये पढ़िएगा, ये समझ में आ जाएगा कि क्यों कैसे बांटते हैं अपोर्शनमेंट में, उसका सिद्धांत क्या है। ठीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन क्या होता है अब ये होता है किससे रिलेटेड है, फिनिश गुड्स से रिलेटेड है। जितना फिनिश गुड्स हम बनाए हैं, ठीक है, उसका रेट फिर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं इसको, कि मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। तो ये लास्ट स्टेप है किसमें, अकाउंटिंग में। किसका, ओवरहेड का, अकाउंटिंग में। जितना भी ओवरहेड्स अपोर्शन किया गया है सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है, इसके होने के बाद क्या होता है, चार्ज होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स, जितना भी यूनिट्स बना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो बांट रहे थे ये खर्चा वाला, ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी खर्चा जा रहा था। जैसे कैंटीन में वहाँ के भी तो लेबर और एम्प्लॉय खा रहे होंगे ना, तो क्या किए, कैंटीन का खर्चा भी उनको बांटे, वेलफेयर के लिए जो खर्च हुआ, बोनस दिया गया, जो भी कुछ भी, वो भी खर्चा उनमें वो हम ऐड किए। अब क्या है कि प्रोडक्शन में कुछ जो ओवरहेड आया है, प्रोडक्शन करते समय जो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा हुआ है, उसको भी तो हम लोग को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। मतलब उसको हम लोग को किस में एब्जॉर्ब करना है, ये जितना भी खर्चा हम लोग लेते हैं ओवरहेड, ये सब किस में जाके ऐड हो जाता है, जो सामान बना रहे हैं उसमें ऐड होता है। याद करिए, हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे थे, तो प्रोडक्ट वाला था ना, प्राइम कॉस्ट निकालते थे ना, तो डायरेक्ट वाला चला गया। फिर क्या करते थे, फैक्ट्री कॉस्ट निकालते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते थे। तो जो भी ओवरहेड बीच बीच में ऐड होते गया, प्रोडक्ट में ही ऐड होते जाता था सब। मटेरियल खरीदे, डायरेक्ट मटेरियल इतना इतना इतना, फिर फैक्ट्री में जो खर्च हुआ ओवरहेड वो ऐड किए ना। फिर क्या करते थे हम लोग, इवन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वाला नहीं कर देते थे, और फिर क्या करते थे, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑफिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सब ऐड करते थे ना। तो जितना भी खर्चा हो रहा है एक्चुअली में, वो सब किस में जाके ऐड होता है, गुड्स में ही ऐड होता है। तब ना आप सब, क्योंकि आप बेचोगे और वही पैसा ना आपको मिलेगा, तब ना आपका कॉस्ट रिकवर होगा। क्लियर हो गया। तो वो तो फिर उसी का हिस्सा बनता है। तो लास्ट में जो प्रोडक्शन वाला ओवरहेड है उसको भी हम लोग बांटते हैं। ठीक है। तो वो भी बटेगा हम लोग का प्रोडक्शन वाला ओवरहेड। ठीक है। तो वो किसमें, जितना भी आपका प्रोडक्शन वाला ओवरहेड होता है वो सीधे क्या होता है, जितना यूनिट्स आप बनाए उसके बेसिस पर, ठीक है, वो चला जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट यूनिट में हम लोग जो डाल रहे हैं, द प्रोसेस क्या लिखा है, चार्जिंग ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट यूनिट, इसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है। मतलब जब फिनिश गुड्स का प्राइसेस में आप कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब क्या, फिनिश गुड्स का पार्ट बना देते हैं उस खर्चे को। ठीक है। तो इसका अलग अलग तरीका हो सकता है, सब एकदम इजी है, बहुत ही सिंपल है। अभी आप देखिए,
अगर हम कैसे बांटना स्टार्ट करें, एक्चुअल रेट के हिसाब से। एक्चुअल रेट क्या होता है, इतना खर्चा है डिवाइड कर देंगे जितना यूनिट्स है, समझ गए। मेरा टोटल खर्चा अगर आया 1 लाख ओवरहेड का और बनाए हम 100 यूनिट्स, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा क्या यूज किए हम, एक्चुअल रेट यूज किए ना। क्यों एक्चुअल रेट हुआ, क्योंकि एक्चुअल हम कितना बनाए डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितना लगा डिवाइडेड बाय कितना बनाए। क्लियर हो गया, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल रेट। ठीक है, बेसिस क्या लिए हम, एक्चुअल रेट लिए ना, फिर एक्चुअल लिए ना, एक्चुअल फिगर्स लिए ना, समझ में आया यहाँ। अगर मेरा टोटल कॉस्ट आया है एक्चुअल में 1 लाख और हम बनाए हैं 100 यूनिट्स, तो ये क्या दोनों फिगर तो एक्चुअल है ना, तो इसीलिए रेट क्या बनेगा एक्चुअल रेट। क्लियर हो गया। 1 लाख मेरा क्या है एक्चुअल कॉस्ट, 100 क्या आया मेरा टोटल यूनिट्स हम बनाए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है 1000। तो 1 यूनिट में इनडायरेक्ट खर्चा कितना ऐड करना है 1000, समझ में आया। उसका टोटल कॉस्ट मान लेते हैं 2000 था और 1000 क्या लग गया एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट खर्चा लग गया ना, तो उसका कॉस्ट कितना हो गया 2000 प्लस 1000। क्लियर हो गया, तो 3000 तो टोटल कॉस्ट हो गया, आप बेचेंगे थोड़ा ज्यादा। क्लियर हो गया। तो जब एक्चुअल को लेके करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एक्चुअल रेट। अगर हम पहले ही से ओवरहेड निकाले हुए हैं कि मेरा कम से कम 1.5 लाख रुपया ओवरहेड में लगता है मेरा, तो क्या करेंगे हम इसको क्या बोलते हैं प्री डिटरमाइंड ओवर रेट्स। ठीक है, एक्चुअल रेट का खामी क्या है कि जब तक प्रोडक्शन हो नहीं जाता तब तक हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन हो जाएगा तब ना हम बोलेंगे कि इतना टोटल खर्चा आया। समझ में आया। और प्री डिटरमाइंड में क्या होता है कि क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले ही से हम लोग एडवांस में निकाल के रखते हैं कि प्री डिटरमाइंड जो भी मेरा हम मान के चलें कि मेरा इतना प्रोडक्शन होगा, इतना मेरा ये आता है उसमें। ठीक है, बजटेड ओवरहेड और बजटेड बेस को यूज करते हैं हम लोग क्या चीज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस ओवरहेड रेट को। बजटेड ओवरहेड क्या हो गया कि हम मान के चलते हैं कि मेरा 1 साल में मेरा इतना ओवरहेड आता है। ठीक है, तो मान लिए हम कि इस साल कितना है, तो मान लेते हैं कि मान लेंगे कि चलो 10% और बढ़ा देते हैं, पिछले साल 1 लाख था, इस साल कितना हो गया 1,10,000। क्लियर हो गया। बनाते हैं हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट हम बनाते हैं, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100, समझ में आया, तो 1100 हो गया। असली में नहीं हुआ है, क्या हुआ सिर्फ सोचे हैं, मतलब जो अपने हिसाब से अनुमान लगा लिए हैं। तो जब अनुमान लगा के बेस निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं प्री रेट निकालते हैं तो क्या बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब ऊपर वाला फिगर भी क्या है अनुमान वाला है, खर्चा भी अनुमान है और कितना हम बनाएंगे वो भी अनुमान है, तो इसको क्या बोलते हैं अनुमान वाला रेट बोलेंगे ना। समझ में आ गया। फिर देखिए सिंगल रेट या ब्लैंकेट रेट, पहले ही से हम क्या करें एक रेट पहले ही से हम लेके चल रहे हैं, सारे फैक्ट्री के लिए एक ही रेट है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो इस ये रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारा ओवरहेड जितना भी है सबको एक साथ प्लस करके और डिवाइड करके जितना भी क्वांटिटी है मतलब यूनिट्स है या वो है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो एक मेरा क्या आ जाएगा ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट मतलब क्या होता है सिंपल में एक रेट निकाल दो। जैसे दुकान में आप देखे होंगे किसी किसी दुकान में लिखा रहता है 10% फ्लैट डिस्काउंट रहता है ना, तो क्या है ब्लैंकेट रेट चल रहा है, मतलब वो लोग बता दिए कि डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको 10%। तो ये क्या हो गया सिंगल रेट बोल दिए ना, अब आके डिस्काउंट के बाद मत करिएगा, वो क्या है 10% मिल जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सिंगल रेट। तो पहले ही से अगर हम कुछ सोचे हुए हैं कि मेरा 10% ओवरहेड तो लगता ही है, तो मान लेते हैं मेरा मटीरियल जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें डायरेक्ट ये सब प्राइस ये सब आ गया, मान लेते हैं मेरा कॉस्ट आया है 100 रुपया। ठीक है, तो ओवरहेड कितना आएगा उसका 10% कितना 110 हो गया। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। लास्ट है मल्टीपल रेट, जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रेट यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आया कि सिंपल में क्या बताया जा रहा है, कुछ नहीं करना है, क्या है ऊपर में लिखिए टोटल अमाउंट रुपीस लिखिए। ठीक है, जितना ओवरहेड का आप सोचे हुए हैं क्या लिखना है उसका खर्चा, मतलब ओवरहेड का क्या लिखिए रुपीस, रुपीस के टर्म मतलब कॉस्ट लिखिए, ओवरहेड कॉस्ट क्या लिखना है ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड कैसे कर देना यूनिट से, कितना यूनिट। सब में यही किए, एक्चुअल में क्या किए एक्चुअल लिए दोनों, इधर ध्यान दीजिए एक्चुअल में क्या किए दोनों एक्चुअल लिए
प्री डिटरमाइन में क्या किए, दोनों पहले से तो सोचे हुआ वो ले लिए, समझ आया। देखिए रेट क्या होता है, कोई भी चीज का रेट, आपका परसेंटेज कैसे निकलता है, आपका परसेंट डिवाइडेड बाय, मतलब आपका मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो परसेंटेज हो गया, क्लियर हो गया। यस सर। अब इसमें हम रेट निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ क्या होगा कि इतना खर्चा जो मेरा होता है, ठीक है, एक चीज का क्या रेट है, मतलब एक चीज का क्या है उसमें हिस्सा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा अगर आया है टोटल ओवरहेड कॉस्ट, मान लेते हैं 2 लाख, ये कितना पे आता है जब हम बनाते हैं, मान लेते हैं 10,000 यूनिट्स कर देते हैं, कितना पे आता है 1000 यूनिट्स। मान लेते हैं ये दोनों फिगर एक्चुअल है, ठीक है, एक्चुअल है दोनों फिगर, एक्चुअल मतलब असली में हुआ है, इसका खर्चा कितना लगा है 2 लाख, इसमें ओवरहेड में, और मेरा यूनिट्स कितना तैयार हुआ है असली में 1,00,000। तो क्योंकि दोनों चीज एक्चुअल है तो रेट कैसे निकलता है, इनटू 100 कर देंगे, 100 कर देंगे ना, बताइए इसका रेट क्या होगा, 3 दिनों काटिए, ठीक है। अच्छा इसमें तो बहुत ज्यादा है, इसको बढ़ा देते हैं, यूनिट्स को कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है ना, इसको हम थोड़ा इजी कर देते हैं, ठीक है, तब ताकि आप समझ जाए तो बहुत से नहीं उलझ ना जाए। ये 200 कर दिए, ये 100 कर दिया, अभी कितना आएगा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, अब 30 देखिए। तो मान लेते हैं 200 का टोटल ओवरहेड का खर्चा आया, और कितना यूनिट्स बनाया मेरा 1000 यूनिट्स, और ये क्या है, ये तो परसेंट का लिखिए। अब क्या करें, इसको काटे, 1 2 3, कितना है 20%। मतलब क्या हुआ, आप अगर कोई भी सामान बनाओगे ना, कोई भी सामान बनाओगे तो उसका जो दाम आएगा उसके बाद आपको इनडायरेक्ट खर्चा का कितना लगेगा, 20% और लग जाएगा। आप समझ में आया। तो अगर मान लेते हैं मेरा कोई सामान रेडी हुआ है अभी, इनडायरेक्ट करने से पहले उसका लगा है 100 रुपया, इसमें और कितना ऐड करना होगा हमको, ओवरहेड का 20%, मतलब 20 रुपया, कितना इसका दाम आएगा 120। ये पहले से पता चल जाएगा हमको, अगर हम ये मतलब ये अनुमान या अनुमान अगर हम लगाते हैं, ठीक है, मतलब एक एस्टिमेशन हमको पता चल जाएगा। तो ये दोनों जब एक्चुअल फिगर रहेगा तो रेट जो होगा वो क्या कह रहा है, एक्चुअल रेट, समझ में आया। और हम अगर प्रोडक्शन कुछ स्टार्ट नहीं किया, बस सोचे हुए हैं कि हम कितना बनाएंगे, इस बार 1000 यूनिट बनाएंगे और मेरा कॉस्ट लगभग कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो जब हम ये बनाएंगे सोचे तो इसको क्या बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, लिखा हुआ है ना, पहले से सोचा हुआ, क्लियर हो गया। अगर हम पहले से रेट सोचे हुए कि मेरा एक्सपीरियंस होता है कि जितना हम सामान बनाते हैं उसका 20% मेरा ओवरहेड में लगता है, तो इसमें कैलकुलेशन नहीं किए, बस सोचे और पता है हमको 20% लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, सिंगल रेट में ब्लैंकेट रेट लिखा हुआ है ना वो, और लास्ट में मल्टीपल रेट क्या है, हर डिपार्टमेंट अपना फॉलो करता है कि मेरा 10%, मेरा 5%, या हम अपने तरीके से निकालेंगे, तो वो क्या बोलते हैं, मल्टीपल रेट। क्लियर हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल रेट, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए बस खाली बस देखते जाना है, देखिए परसेंटेज और डायरेक्ट मटेरियल, जब अगर हम क्या लेंगे, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को हम कितने कैसे कैसे उसका मेथड मतलब कैसे उसको हम देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन अभी पढ़े, अब एक एक करके उसका ये देख रहे हैं कि फैक्ट्री का अगर हम देखना चाहें सिर्फ, ठीक है, तो फैक्ट्री का अगर हम देखना चाहें तो हम अगर क्या लेते हैं, अगर फैक्ट्री का खर्चा को हम बेस किसको लेते हैं, अगर डायरेक्ट मटेरियल को लेते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर मटेरियल मेरा 100 रुपया का लगता है तो फैक्ट्री ओवरहेड मेरा कितना का लगेगा। क्लियर हो गया। अगर डायरेक्ट मटेरियल हम किसी चीज में 100 रुपया का लगाते हैं तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड अनुमान के हिसाब से कितना लगेगा। तो मान लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 1 लाख है, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 5 लाख, मतलब 5 लाख का मटेरियल कंज्यूम आप करते हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लगता है आपको 1 लाख ना, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लगता है 1 लाख। ध्यान से समझिए, पहले बताइए डायरेक्ट मटेरियल को खरीदने का लाना पड़ेगा तब प्रोडक्शन करेगा, पहले तो लाना पड़ेगा ना। बोलने का मतलब क्या है कि जब आप 5 लाख का मटेरियल कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको उसको आगे प्रोसेस भी तो करेंगे ना, बनाएंगे ना सामान, खर्चा लगेगा ना डायरेक्ट वाला। तो प्रोडक्शन ओवरहेड उसमें कितना है, बनाने का खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा कितना लगेगा 1 लाख, है ना, 1 लाख लगेगा। मतलब क्या हुआ
1 लाख का क्या लगेगा? प्रोडक्शन का ओवरहेड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? प्रोडक्शन का 1 लाख लग जाएगा हमको। तो मतलब अगर हम देखना चाहे क्या इसमें कितना रेट क्या है इसका, मतलब क्या है, प्रोडक्शन का खर्चा लिखेंगे ऊपर, क्योंकि ओवरहेड को ही बांटना है ना हमको। 1 लाख ऊपर डिवाइडेड बाय क्या? मटेरियल नीचे इनटू 100। यहाँ मटेरियल नीचे क्यों लिखे? क्योंकि मटेरियल आएगा तब ना आपका प्रोडक्शन का खर्चा लगेगा। तो हम रेट प्रोडक्शन का खर्चा किसके बेसिस पर देख रहे हैं? मटेरियल के बेसिस पर। समझ में आया? तो ये आया कितना आपका? देखिए ये पूरा कर लेंगे 20 ना, 20% ना। मतलब अगर आप 100 रुपए का सामान खरीद के लाते हो डायरेक्ट मटेरियल, तो 20 रुपए आपका क्या लग जाएगा उसमें? प्रोडक्शन ओवरहेड। टोटल कितना हो गया? 120 रुपए। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखो अभी इतना ही इजी है। अब ये हो गया क्लियर। देखिए तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि अगर 30,000 का कोई काम आप करते हैं जिसमें डायरेक्ट मटेरियल लगा है, कितना? 30,000 का कोई भी काम करते हैं, तो ओवरहेड कितना उसमें लगेगा? 30,000 का 20%, तो कितना हो गया? 30,000 का 20% 6,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया अभी तक? 30,000 प्लस 6,000। मतलब ये आप पहले ही से एक क्या कर ले रहे हैं? अनुमान लगा ले रहे हैं ना कि 6,000 का इसमें क्या लगने वाला है? प्रोडक्शन। क्यों अनुमान लगा के रख रहे हैं ये? तब ना आपका असली कॉस्ट पता चलेगा कि हमको कितना में बेचना है। पहले कॉस्ट पता चल जाता है ना बेचिएगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तब फिर हमको पता ही नहीं टोटल कॉस्ट में कितना लगा, इनडायरेक्ट खर्चा कितना लगा। क्लियर हो गया? अब एक ही के जैसा सारा है। देखिए अगर यही नीचे में अगर हम क्या कर ले, लेबर के बेसिस पे ले ले, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए क्या लिखा है फिर एग्जांपल में, कितना आया इसका? 36,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। क्लियर है यहाँ तक? डायरेक्ट लेबर का नीचे लिखे तो 30% आया। मतलब क्या, अगर हम वेजेस का 1,800 रुपया किसी को देते हैं तो उसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड उससे रिलेटेड कितना आएगा? 540 रुपया। 1,800 इंटू 30%। क्लियर हो गया? क्लियर है? बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बस एक रेट निकाल उसी से बस इंटू कर देना है। क्लियर हो गया? प्राइम कॉस्ट पे लेंगे तो नीचे में प्राइम कॉस्ट रहेगा। क्लियर हो गया? बस यही बस करते चल रहा है। देखिए लेबर आवर रेट लेंगे तो नीचे में क्या रहेगा? डायरेक्ट लेबर आवर। पलटते जाइए बस। अब क्लियर हो गया? रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट लेंगे तो यहाँ पे देखिए रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट लेंगे हम। पर यूनिट ऑफ आउटपुट लेंगे तो क्या लेंगे? नीचे में क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे हम। कितना यूनिट है वही लिखेंगे ना। तो अगर यूनिट के बेसिस पे आप बांटना चाहते हैं तो सीधे नीचे यूनिट्स लिखिए, और स्टैंडर्ड रेट के बेसिस पे करना चाहते हैं तो नीचे स्टैंडर्ड रेट लिखिए। ठीक है? स्टैंडर्ड बेस जो भी है आपका। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है? फिर कैपेसिटी लेवल का बात किया हुआ है। देखिए कैपेसिटी क्या होता है? कितना मेरा क्षमता है ना, एबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? एबिलिटी कितना है? अगर मेरा एबिलिटी है, देखिए इसको दो भाग में बांटा गया, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट कितना यूनिट्स है, और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन आवर्स या मशीन आवर्स। ठीक है? तो इसके बेसिस पे बांटे। यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? कितना आप बनाए, इससे एबिलिटी पता चलेगा ना आपका। और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन आवर या मशीन आवर। ठीक है? तो एग्जांपल से समझिए इसको। अगर कोई फैक्ट्री है, लिखा हुआ है 50 मशीन बनाती है वो, 50 मशीन एक फैक्ट्री में, और एक मशीन कितना काम करती है? 8 घंटा हर दिन। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया? प्रोडक्शन कितना घंटा आप रोज काम कर सकते हो उससे? एक फैक्ट्री में 50 मशीन है, एक मशीन 8 घंटा काम करती है। 50 मशीन कितना काम करती है एक दिन में? 50 इंटू 8। एक मशीन 8 घंटा, तो 50 मशीन कितना? 50 इंटू 8। ठीक है? कैपेसिटी लेवल के बारे में बताया गया है। फिर कैपेसिटी लेवल पढ़ लीजिएगा, टिक कर लीजिए। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है? देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी, बिना रुके हम कितना काम कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी। मतलब एक मशीन को पूरा अगर दिन भर हम चलाएं तो कितना चलेगा, इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम कैपेसिटी। जैसे एक आदमी के पास दिन में कितना घंटा होता है? दिन रात मिला के मतलब एक दिन कितना? 24 घंटे। तो ऐसे तो बोल सकते हैं 24 घंटे पढ़ सकते हैं हम, लेकिन पॉसिबल बोल तो सकते हैं ना 24 घंटा। उसी तरह मशीन कोई बोल सकते हैं ना पूरा 24 घंटा चलेगा, बाइक भी 24 घंटा चलेगा, लेकिन चलता है इतना। आदमी भी नहीं 24 घंटा काम कर सकते हैं लगातार, मतलब कर सकते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होता है, लेकिन हमेशा तो नहीं कर सकते हैं ना, नॉर्मल केस तो नहीं है ये। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि रेस्ट चाहिए ही बीच में, या कुछ होता ही है बीच में। ठीक है? तो लॉस होता है ऑपरेटिंग टाइम का। तो इसको क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल कैपेसिटी भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? थ्योरी है बस। ये पॉसिबल
नहीं है, हमेशा के लिए पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल केस तो नहीं है। दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है कि एक्चुअल में आप कितना काम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे रेस्ट चाहिए ना हम लोग को, रेस्ट चाहिए, बीच में खाना चाहिए, सोना चाहिए, ये है। उसी तरह मशीन को भी तो बीच में रोकना चाहिए ना, कितना चलिए 24 घंटा के लिए तो नहीं ऑन करेंगे, 8 घंटा का शिफ्ट है, ठीक है, फिर उसको बंद करते हैं या पहले ही थोड़ा देर जब काम खत्म होता है तो बंद करके फिर से रिस्टार्ट करते हैं। तो जितना आप काम करते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी जितना एक्चुअली काम किए, जैसे मान लेते हैं हम लोग दिन में कम से कम 6 घंटा पढ़ सकते हैं, मान लेते हैं टाइम भी है हमारे पास, लेकिन एक्चुअल में कितना घंटा पढ़े वो अलग हो सकता है ना। हो सकता है आप 7 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा पढ़ लिए, ये भी हो सकता है 2 ही घंटा पढ़े, हो सकता है नहीं पढ़े, तो एक्चुअल कैपेसिटी तो फिर किए ही नहीं काम। क्लियर हो गया, एक्चुअली जो अचीव किए। फिर एक होता है क्या, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का दूसरा नाम है एवरेज। ये क्या होता है, लंबे समय में आपका क्या एवरेज रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, जैसे पूरा साल भर का एवरेज ले लिया जाए, मान लो मेरा आया पढ़ने का एवरेज आया 2 घंटा, तो क्या पता चला कि पूरा ये लगभग हर दिन कितना पढ़ते हैं, 2 घंटा। हो सकता है 10 दिन नहीं पढ़े, लेकिन एवरेज कितना है, 2 घंटा। क्लियर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो प्लांट का भी नॉर्मल जो कैपेसिटी है वो देखेंगे। फिर कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी, कि कितना हमको बेचना है, उसके बेसिस पर जब हम कैपेसिटी देखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल्स के बेसिस पे, मतलब कितना मेरा सेल्स है उसको जब ध्यान में हम रख के कैपेसिटी देखते हैं। ठीक है, कैपेसिटी लेवल्स और ओवरहेड रेट्स लिखा हुआ है कि कैपेसिटी लेवल क्या है और ओवरहेड रेट कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का एनुअल फिक्स कैपेसिटी कितना है, 5 लाख है, लिखा हुआ एग्जाम्पल में देखिए 5 लाख है, और एनुअल कैपेसिटी है उनका कितना, 5 लाख है, ओवरहेड आया, और एनुअल कैपेसिटी कितना है, 5000 घंटा। ठीक है, 5000 लेबर आवर्स, तो 1 घंटा का कितना है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 5000 कर लेंगे, 1 घंटा का निकाल लेंगे ना टोटल को डिवाइड करके। ठीक है, ज्यादा नंबर नहीं करेंगे, इसको खत्म ही होने वाला है, खत्म कर ही लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा, अभी 12:30 नहीं हो जाएगा, बचने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा 5-10 मिनट जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर डिमांड लेकिन अगर फॉल कर गया मेरा, ठीक है, अगर डिमांड मेरा फॉल कर जाता है और सिर्फ 2,000 घंटा अगर हम काम करते हैं, तो ओवरहेड रेट तो बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि 5 लाख तो मेरा क्या है, फिक्स्ड है, वो तो लगेगा ही, लेबर का आपको पेमेंट तो करना ही है ना घंटा के हिसाब से। तो पहले आप 5,000 घंटा काम करवा रहे थे मान लो, लेकिन अभी आपका डिमांड कम हो गया, तो अब आप कम ही घंटा काम करा रहे हैं, लेकिन आपको घंटा के हिसाब से तो देना है। ठीक है, तो अगर एक्चुअल वर्क काम हुआ है सिर्फ 4,000 घंटा, पहले 5,000 घंटा हो रहा था, अभी घट गया 4,000 घंटा हुआ काम एक्चुअल काम, तो क्या होगा, पैसा तो उतना ही दे रहे हैं ना, 5 लाख तो ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 4,000। तो पहले 100 रुपया आ रहा था आपका पर घंटा का रेट, अब 125 आ रहा है। समझ में आया? तो लेबर को तो क्योंकि पेमेंट करना है आपको, तो क्या हो गया, पर घंटा का रेट तो लेकिन बढ़ गया ना। समझ में आया? और मान लेते फिर किसी कारण से बस 2,000 घंटा एक्चुअल काम हुआ, तो और अब रेट क्या होगा, आपका ज्यादा हो गया, 5 लाख तो देना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल काम तो हुआ है 2,000 घंटा, तो इसीलिए क्या आया, अब क्या हो गया, 250 भाग गया 1 घंटा का काम, है ना। कि एक्चुअली में तो क्या होगा, आपका महंगा पड़ रहा है वो ना, क्योंकि आप पूरा घंटा वो काम नहीं कर रहे। फिर क्या, आइडल कैपेसिटी। ठीक है, आइडल कैपेसिटी क्या हो गया, डिफरेंस होता है किसमें, प्रैक्टिकल कैपेसिटी और जो सेल्स के बेसिस पे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल, ये कल देखेंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, अभी जो हम लोग पढ़े ना इसका फैक्ट्री ओवरहेड का, से अब क्या है, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड की जगह अब क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और इसका भी जितना आया, जो बेसिस लेना है आपको, मतलब जिससे नीचे में डिवाइड करना है, बस वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, नीचे वाला जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा। क्या है, देखिए इसको किस किस बेसिस में किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को पहला क्या है, वर्क कॉस्ट में, तो वर्क कॉस्ट से डिवाइड कर दिए। क्लियर हो गया? जैसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, ये सबसे डिवाइड कर रहे थे ना। अगर अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को लिखा गया क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट के बेसिस पे बांटिए, तो डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट कर देंगे, और जितना आएगा देखिए, तो क्या आया इसका, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है 15,000, वर्क कॉस्ट कितना है 3 लाख, मतलब 3 लाख आपका खर्च होता है किसमें, वर्क कॉस्ट में। तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना आता है 15,000, हाँ 3 लाख जब आप कहां खर्च करते हो,
वर्क कॉस्ट क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट को बोलते हैं ना, यस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट, उसी का नाम है वर्क कॉस्ट। यस तो जब वर्क कॉस्ट आपका 3 लाख होता है तो ये वर्क कॉस्ट को पहले निकाल लेते हैं ना ऊपर, याद है ना? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड हम किए तो मेरा क्या आ गया? वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट में फिर हम लोग और सब प्लस माइनस करते हैं, है ना? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड करते हैं ना? यस सर। ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से बाद में आने वाला है, लेकिन अगर हमको पहले ही पता है कि रेट क्या है, 15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100 कितना आया? कितना है रेट? बोलिए 5%। तो हमको पता है ना कि अगर मेरा वर्क कॉस्ट आया 100 रुपया तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना लगने वाला? 5 रुपया। पता है ना हमको? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करते हैं सीधे उसको। हम लोग जो कॉस्ट ला करते थे तो ऐसा होता था ना कि मान लीजिए कि 5% क्या है फैक्ट्री का खर्चा, ये एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो जोड़ते थे ना 5%। तो इसमें बस वही करते रहे। तो अगर इसके बेसिस पे करेंगे तो ये, अगर सेल्स के बेसिस पे करेंगे तो वर्क कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। ठीक है, आगे पलटिए, कन्वर्जन कॉस्ट में करेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? कि कन्वर्ट करने का, कि आगे जो उसको हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए तो ज्यादा कुछ नहीं बदल रहा है, बस बेसिस बस चेंज हो रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो उसका दूसरा नाम लिखा हुआ है आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट भी होता है, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। इसका भी बस सेम चीज है। देखिए क्या है, अगर वर्क कॉस्ट के बेसिस पे बांटे, राइट साइड में या आगे में देखिए क्या लिखा हुआ है? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर और वर्क कॉस्ट के बेसिस पे बांटेंगे तो वर्क कॉस्ट नीचे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सेम चीज है। देखिए सेलिंग प्राइस के बेसिस पे बांटे तो नीचे सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में दिया रहेगा किसके बेसिस पे बांटिए। क्लियर हो गया? इजी है, अभी आपको जब देखेंगे ना तो आपको इजी लगेगा। फिर ए रेट पर यूनिट ऑफ सेल्स, पर यूनिट ऑफ सेल्स जब हम सेल्स के बेसिस पर बांटे, कितना सेल किया यूनिट उसके बेसिस पे बांटे तो नीचे में क्या होगा? यूनिट्स आ जाएगा। सिंपल में अभी तक अगर लगे आपको थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं, कहीं पे क्या मिस कर रहे हैं तो ये मिस कर रहे हैं। करना क्या है? ओवरहेड लिखिए ऊपर, नीचे में जिस बेसिस पे भी बांटना है उसको लिख दीजिए नीचे। क्लियर हो गया? इनटू 100 तो क्या आएगा? रेट आ गया। रेट आ गया तो आपको पता है कि मेरा वर्क कॉस्ट जब 100 आता है, मेरा वर्क कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी है, जो भी ओवरहेड है वो अगर 5% है तो मेरा ये 100 है तो दूसरा ओवरहेड इसका 5% है। बस इतना ही समझना है। समझ में आया? तो आपको क्या होता है, अनुमान पहले से मिल जाएगा ना कि मेरा अगर ये कॉस्ट इतना आया तो इसके बाद वाला जो ओवरहेड है वो लगभग इसका 5%, 10%, 20% जो भी रेट आया उसके हिसाब से रहता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सिंपल में एक रेट निकाल लेना है, वो क्या? अनुमानित रेट है। ठीक है, अच्छा इसका उतना प्रैक्टिकल नहीं है, ये जो देख रहे हैं ना ये एक्स्ट्रा ही, लगभग एक्स्ट्रा ही चीज देख रहे हैं, शायद इसका उतना यूज ना है जितना हम समझा रहे हैं आपको, लेकिन ये जरूरी है। कहीं कोई प्रैक्टिकल में होगा तो आप ये ऐसे सोच सकते हो हाँ वहां पे था, ये पढ़े थे, तो लिंक करने में आपको आसानी रहेगा। इसलिए थोड़ा हम डिटेल में हल्का सा बता दिए इसको, ठीक है, कि आपको ईजी रहेगा। चलिए ओवर, लास्ट टॉपिक है इसका क्या? अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। ये खत्म हो रहा है, ठीक है। जो थ्योरी वाला है इसका लास्ट क्वेश्चन, थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल भी इसमें शामिल है। देखिए क्या है वो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, आप तो भले ही रेट लेके चल दिए ना, इतना इतना होता है, मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप क्या बोले कि 5% तो ये आता है, एडमिनिस्ट्रेशन और वर्क कॉस्ट का ये रिलेशन है 5% है, लेकिन जरूरी है इतना ही लगेगा क्योंकि अभी तो प्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ, तो चल ही रहा है। बाद में आपको पता चलता है एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना 5 नहीं था, एक्चुअली में 6 था। एक्चुअली कितना है? 6। लेकिन आप चार्ज तो 5 ही किए ना, कितना चार्ज किए? 5। तो बताइए आप कम चार्ज किए कि ज्यादा चार्ज किए? कम। तो कम जब आप चार्ज करते हैं, जब कम ओवरहेड आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया? क्या बोलते हैं? अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? ब्रैकेट में आप समझ के लिख सकते हैं एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड क्या है? ज्यादा है ना, एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है किससे ज्यादा एक्चुअल ओवरहेड? जितना एब्जॉर्ब किए हैं, मतलब जितना हम चार्ज किए हैं। एक्चुअल ओवरहेड जब क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? चार्ज
इसको क्या बोलते हैं समझिए। एक्चुअल कितना है मेरा 6 है। यस आप रिकॉर्ड कितना किए हैं? 5 रिकॉर्ड कम किए ना? यस सर ज्यादा किए कि कम किए? कम। हम कोई अंडर बोलते हैं ना, हम लोग अंडर है, ठीक है, नीचे, तो नीचे कम किए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग अंडर। क्लियर हो गया? यस सर इसी का उल्टा ले लीजिए, 5 तो आपको सिर्फ है, हुआ 4 ही। एक्चुअल कितना है? कम है ना इसमें, यस सर ठीक है। इसको क्या बोल देंगे कि आप क्या किए? कम ओवरहेड रिकॉर्डिंग की, क्या किए? ज्यादा ओवरहेड रिकॉर्ड किए हैं, रिकॉर्डेड नहीं रिकॉर्डेड, ठीक है, ठीक है, ज्यादा ओवरहेड रिकॉर्ड कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? ओवर बोलिए एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हुआ? एक्चुअल क्या है? कम है ना? यस सर एक्चुअल कम है किससे? एब्जॉर्ब से, ठीक है, एब्जॉर्ब से कम है, ठीक है। तो ये ओवर हो गया। ओवर हो गया मतलब क्या? आप ज्यादा ही चार्ज कर दिए हो। यस समझ में आया? सिंपल मैं फिर से बताता हूं। देखिए क्या है ओवरहेड। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअल ओवरहेड का हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं ज्यादा प्रैक्टिकल में। क्यों? क्योंकि जब तक बनेगा नहीं, पूरा कॉस्ट पता नहीं चलेगा, आप कैसे उसको जोड़ सकते हैं, है ना? तो इसीलिए ज्यादातर एक्चुअल ओवरहेड नहीं यूज होगा। मतलब हम लोग कोशिश क्या करते हैं, कौन सा ओवरहेड निकाल के रखने का, पहले से कोई ओवरहेड मान लें। कौन कौन सा ओवरहेड पहले से मान लेते हैं हम लोग? वही प्रीडिटरमाइंड था ना, सिंगल रेट, मल्टीपल रेट, ये सब था। क्लियर हो गया? तो निकाल के रख लेते हैं कि हम लोग कम से कम एस्टिमेशन, अनुमान लगा सके मेरा कितना इनडायरेक्ट खर्चा आने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मेरा जो अनुमान है लगा है, उसके लिए कोई भी बेसिस यूज कर सकते हैं, सेल्स के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो क्या होता है, निकलता कैसे, कैसे अनुमान कैसे निकालेंगे? ये क्या सोचे होंगे कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 15,000 आया है इस साल, और मेरा वर्क कॉस्ट आया है मान लेते हैं 3 लाख, है ना, जो लिखा ही हुआ था वर्क कॉस्ट, ये तो वर्क कॉस्ट था। तो वो क्या सोचे कि मेरा जो 3 लाख का ये रहता है ना, तो ये 15,000 मेरा ये रहता है, तो एक रेट कितना हो गया? 5% रेट हो गया, इंटू 100 करके रेट निकाल दिया 5%। अब वो क्या सोच रहे हैं कि हर साल मेरा इतना ही होगा, इसी के आजू बाजू मेरा गिरेगा, तो ये रेट निकाल देंगे। अगले साल जरूरी इतना ही होगा, नहीं ना? तो अब हम लोग अगले साल में हैं और अभी प्रोडक्शन चल ही रहा है, खत्म भी नहीं हुआ, पता नहीं है टोटल कितना आने वाला, लेकिन हमको पता चला कि अभी वर्क कॉस्ट कितना है 100, तो हम अनुमान लगा लेते हैं क्या कि मेरा कितना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना आने वाला है 5। समझ में आया? असली में लेकिन ज्यादा कम हो सकता है ना, वो कब पता चलेगा? जब प्रोडक्शन खत्म हो जाता है तो पता चलेगा आपको। जब खत्म हो गया सारा चीज, उसका रिकॉर्ड सब सेटल हो गया, तो पता चला कितना होगा 6 हुआ, तो ये क्या हुआ? एक्चुअल तो ज्यादा हो गया। एक्चुअल ज्यादा होता है कम रिकॉर्ड किए हो, कम रिकॉर्ड किए मतलब क्या? अंडर एब्जॉर्प्शन है। समझ में आ गया? एब्जॉर्प्शन मतलब चार्ज आप कितना किए हो उसमें, तो कम चार्ज किए हो, ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसका उल्टा केस है, एक्चुअल में 4 ही, अब अच्छा मशीन यूज करने लग गए, लेबर एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा से काम कर रहे, तो आपका कम आएगा ना कॉस्ट, कम आ गया, मान लेते किसी भी कारण से कम आया, मटेरियल का प्राइस कम है, कोई भी कारण से कम हो गया, एक्चुअल में तो कम हो गया है, लेकिन आप चार्ज क्या कर रहे हो? ज्यादा 5 कर दिए ना, या 4, तो क्या हो गया? ओवर एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप अभी लिख सकते हैं, ये जो अभी है यहाँ पे लिखा हुआ, कम ओवरहेड रिकॉर्ड के, इसको क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ से यहाँ पे लिखा है, इसको अगर आप रिकॉर्ड कर ही लीजिए डाटा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? चार्ज, CHARGED, चार्ज कितना किए, या एब्जॉर्ब कितना किए, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है, बेटर एब्जॉर्ब ही लिख लीजिए, ठीक है, चार्ज लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन आता कब है? जब एक्चुअल और जितना हम एब्जॉर्ब किए दोनों में क्या हो? अंतर हो, है ना, तभी आएगा ना। 5 ही 5 रहेगा तो कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो ये आप पढ़ भी लीजिएगा, इसका क्या पढ़ना है, कॉजेस है जो, वो देख लीजिएगा, हम तो शॉर्ट में बताएं आपको, ठीक है। थ्योरी वाला हल्का सा पढ़ लेना है। अच्छा, इसको लिखिएगा, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, इसको खत्म कर लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो अलग अलग इसका मेथड है, ठीक है। क्या है? पहला, राइट ऑफ कर दीजिए कॉस्टिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ अंतर आया ना हम लोग का 1 रुपया, यहाँ पे भी आया, अगर ये के साथ इसमें भी आता है, तो ये जो 1 रुपया का अंतर आ रहा है, ये क्या, अब इसका क्या करेंगे हम? कुछ तो करेंगे ना, तो क्या करेंगे? वही लिखा, पहला क्या लिखा हुआ है कि राइट ऑफ कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दीजिए। कौन सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट? कॉस्टिंग वाला,
क्या करिए, इसको कहाँ पे डालिए, कॉस्टिंग में। अगर आप कम किए हैं, बताइए, ध्यान से देखिएगा इधर, अगर आप कम ओवरहेड चार्ज किए हैं, करना था ज्यादा, तो बताइए आपका कॉस्ट तो बढ़ना चाहिए ना, मतलब, या आप क्या इसको कहाँ पे दिखाएंगे, कॉस्ट वाले कॉलम में दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस वाला में, या बढ़ना चाहिए ना कॉस्ट और, तो कॉस्ट में दिखाएंगे। अंडर अगर है 1 रुपया आप कम चार्ज किए हैं, 5 आप चार्ज किए हैं, लेकिन एक्चुअल में 6, तो 1 रुपया तो और चार्ज करना चाहिए था, लेकिन अब तो चार्ज किए नहीं आप, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 1 रुपया कहाँ दिखा दीजिए जाके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग वाला जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसके कॉस्ट वाले में दिखा दीजिए 1 रुपया। अब तो ओवरऑल तो ठीक हो जाएगा फिर, क्योंकि 1 रुपया वहां दिखा दिए, 1 रुपया तो वैसे बोल रहे हैं, ऐसे तो कुछ होगा, कोई अमाउंट होगा ना, वो अमाउंट कहाँ दिखा दीजिए, कॉस्ट में। क्लियर हो गया? दूसरा मेथड क्या बोला जा रहा है, कैरी ओवर करिए इसको नेक्स्ट ईयर में। कैरी ओवर मतलब क्या होता है, बस बैलेंस को क्या करिए, अगले साल ले जाइए, ठीक है। तो एक रिजर्व अकाउंट बनाइए और उसमें, या सस्पेंस अकाउंट बनाइए और उसमें इसका बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करिए। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या हुआ, बस ट्रांसफर करिए एक साल से दूसरे साल। तो लेकिन इसका क्रिटिसाइज करते हैं लोग, कैरी फॉरवर्ड करके क्या होगा, एक साल से दूसरे साल आप करें तो उससे होगा क्या, उससे अच्छा उसको अकाउंट्स में लाके कुछ करना चाहिए ना, बैलेंस रखने से क्या होगा। तो जो ये तर्क, इसका क्या सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि जो इसमें जैसे लिखा भी, अगर आपका क्या है, बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है, जो नॉर्मल साइकिल है, वो क्या है, ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा, तो उस केस में क्या करेंगे, कैरी कर लेना ही बेटर है कि नेक्स्ट, तो उसी केस में बस ये क्या है, फायदेमंद है। अच्छा, कैरी करने से क्या हो रहा है, बस कुछ नहीं, वो बस बैलेंस में शो हो रहा है, 1 साल से दूसरे साल ले गए, जैसे अकाउंट में कोई बैलेंस बचता है तो अगले साल ले जाते हैं ना, बस वो ले जा रहे हैं, मतलब इसका असर नहीं दिख रहा है हमको। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पहला वाला मेथड में तो असर किया ना, प्रॉफिट लॉस को ऊपर नीचे करेगा ना, तो वो तो ठीक लग रहा है कि हाँ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, 1 साल से दूसरे साल बस ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हो गया? अंडर है तो क्या हो गया, आपका खर्चा है और एक्स्ट्रा खर्चा आपको डालना था, है ना, ठीक है। चलिए उतना डिटेल में नहीं जाता, सिंपल क्या है, कैरी करेंगे। फिर यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स। अब ये सप्लीमेंट्री रेट क्या है कि आपका जो भी अमाउंट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन वाला है, तो आप क्या करिए, एक सप्लीमेंट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि ये अमाउंट को आप एडजस्ट कर सके कॉस्ट में। इसमें क्या बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लेके जाइए, लास्ट वाला जो मेथड है, अगर लास्ट का मेथड का सुनेंगे तो क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट में ही एडजस्ट कर दीजिए। क्या एडजस्ट करेंगे, मतलब 5 रुपए आप लिखे हैं ना, आपको कितना लिखना चाहिए था, 6, तो ये तो आप अपना मेथड सीखिए तो ठीक है, 5 किए ना, अब क्या करिए 1 रुपया और जोड़ दीजिए। समझ में आया? तो ये क्या बोल, ये बोल रहे हैं कि उसी में जाके आप प्लस माइनस कर दीजिए। पहला वाला मेथड में क्या था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाइए, कौन सा प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट है लॉस अकाउंट। दूसरा मेथड होता है बस 1 साल से दूसरे साल लेते जाइए बस, ठीक है, कि बस आया इतना, अगले साल इतना, फिर अगले साल कुछ ऊपर नीचे हुआ उसको भी प्लस माइनस करिए, फिर अगले साल, तो वो क्या है, बस प्लस माइनस। अकाउंट्स में एक डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, पढ़े ना आप लोग, उसमें भी क्या होता है, बस बैलेंस 1 साल से दूसरे साल जाता है, तो वही इस पे बोलो बैलेंस 1 साल से दूसरे साल बस लेते जाए, ठीक है, ठीक है, उसका भी कुछ अलग ट्रीटमेंट है, चलिए उतना नहीं, बस बैलेंस जाता है। और लास्ट में इसमें क्या बोला, कॉस्ट, क्या बोला गया, लास्ट मेथड कौन सा है, सप्लीमेंट्री रेट का, कि इससे आप क्या करिए, कॉस्ट में ही चेंज कर लीजिए। क्लियर हो गया? 1 रुपये को एडजस्ट कर दीजिए, तो जहां पे ये दिक्कत, जहां पे ये एडजस्टमेंट होना है, अगर वर्क इन प्रोग्रेस में होना तो वर्क इन प्रोग्रेस में करिए, फिनिश्ड स्टॉक में जहां पे है वहां पे करिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, कॉस्ट में प्लस होगा ना, क्योंकि कम आप चार्ज किए तो क्या होगा, प्लस, और ओवर में क्या होगा, ज्यादा चार्ज किए तो क्या होगा, क्या होगा, माइनस। वो बहुत लग गया है, खत्म हो गया। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 1 में आइए इसका, ये इसलिए बोल रहे ताकि आपको दिखे एक्चुअली में क्या चैप्टर है, इजी है, इसीलिए बस उसमें आ जाइए, नहीं आएगा तो आपको लगेगा ना कि थोड़ा ये हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो जैसे ये देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो बेटर है क्लियर होके जाए थोड़ा, है ना, क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी आपको पता चलेगा इस चैप्टर कितना सिंपल है। देखिए इलस्ट्रेशन 1, इंफॉर्मेशन दिया गया है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स है कंपनी का, रेंट, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, अलग अलग खर्चा है। अब नीचे देखिए डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, खर्चा ऊपर, डिपार्टमेंट नीचे, क्लियर है, ABCD 4 डिपार्टमेंट है। फ्लोर स्पेस देखिए, फ्लोर स्पेस क्या होता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किए हैं, समझ में आ गया। दूसरा नंबर ऑफ वर्कर्स, कितना वर्कर काम करते हैं, वेजेस कितना है, अलग अलग है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, सब डिपार्टमेंट का अलग अलग।
अब इजी लगेगा आपको, ये पूरा चैप्टर जो अभी किया ना इजी लगेगा, इसलिए करवाना जरूरी है। देख लीजिए, अब तुरंत समझ भी जाइएगा। देखिए एक स्टेटमेंट बनाना है क्या चीज का, अपोर्शनमेंट का, कॉस्ट का, अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट का। मतलब क्या करना है, कॉस्ट को आपको बांटना है किसमें, चारों डिपार्टमेंट। ठीक है, आपका कॉस्ट क्या क्या है, रेंट है, मेंटेनेंस है, ये सब क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। तो बस बांटना है, तो बताइए रेंट को किस में बांटिएगा, जितना जमीन है उतना ही में ना, जितना में है ये लो। तो फ्लोर स्पेस जो है, तो रेशियो क्या है 1:150:110:90:50। टोटल रेंट कितना है 2000। इसका एक पिक्चर है, ये इसका एक पिक्चर ले लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या है रेंट, रेंट कितना है टोटल बताइए, 2000 रेंट है। ठीक है, देखिए 2000 रेंट आया है। अब इसको किस में बांटेंगे हम, अलग अलग डिपार्टमेंट में। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन 1 है ना। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 5 है, एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स ना, एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स। देखिए ABCD क्या है, रेशियो बोलिए, रेशियो ए का कितना है, 150। फ्लोर एरिया में लिखा ना, फ्लोर स्पेस 150 से 150 इसका 110 इसका 90 50 रेंट का टोटल कॉस्ट कितना है 2000। जितना जमीन ये लोग पकड़े हुए हैं वही ना रेशियो रहना चाहिए, सबसे अच्छा रेशियो तो यही लग रहा है, क्योंकि रेंट तो हम लोग उसी का लेते हैं ना जितना जगह में है। अब रेशियो देखिए 150:110:8, कितना है टोटल करिए इसको, 260 350 400 ना। तो 2000 ए में कितना बचेगा, 2000 इंटू 150 डिवाइडेड बाय टोटल 400। काटिए अब इसको 4 5 ना 0 750 55 क्लियर हो गया। देख रहे कितना सिंपल है, और यही आएगा 15 मार्क्स का, तो आराम से 15 मार्क्स आ जाएगा आपका। फिर क्या है देखिए, मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस है कितना 1200 रुपया है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज का है क्या, वो ध्यान देना पड़ेगा। ये किस में बांटते, तो मेंटेनेंस का पता चला ना आपको, किस में बांटेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। समझ में आ गया, रेशियो किसका लेंगे, कॉस्ट ऑफ। डेप्रिसिएशन भी किस में बांटेंगे, कॉस्ट ऑफ। जो भी आपको लगे कि इसका मेरे को दिमाग में शुरू में नहीं आया, तो उसको टिक करके रख लीजिए। जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन का सेकंड में, मेंटेनेंस का किसमें बट रहा है, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो नहीं समझ में आए तो मेंटेन आप क्या करते हैं, मशीन को ही ना मेंटेन करते हैं, उसी को देखते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग साफ सफाई की काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, ये लाइटिंग, लाइटिंग भी क्या कैसे होगा, एरिया के हिसाब से। तो फ्लोर स्पेस, जैसे छोटा रूम है तो इतना मरकरी लगा है, बड़ा रूम जो 28 है ये सब हम लोग का बड़ा 27 लंबा लगता है, उसमें ज्यादा लगता है ना, पंखा भी ज्यादा, तो लाइटिंग का ज्यादा फ्लोर स्पेस पे जाएगा। क्लियर हो गया, देख रहे हो, सिंपल बस ब्रेन लगाना कि इसमें बटेगा। और ये भी कहाँ पढ़ लिया, ऑलरेडी पढ़ लिए, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे ना कि डायरेक्ट वेलफेयर वाला जो पढ़ रहे थे, कैंटीन वाला पढ़ रहे थे, वहाँ सबका लिखा होता ना बेसिस, किस पे बांटना चाहिए था ना ये। फिर देखिए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी किसमें बटेगा, स्टॉक का स्पेस में। स्टॉक का स्पेस क्या होता है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, कहाँ गया, इंश्योरेंस है कितना 1000 ना, और स्टॉक का स्पेस लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा रेशियो में बांटा हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स वाला है ना, स्टॉक ऑफ गुड्स। तो स्टॉक ऑफ गुड्स का जितना मतलब दाम है उसके हिसाब से बांट दिया। मतलब ये क्या मान के चलो कि स्टॉक है तो स्टॉक तो एक ही जैसा है, एक ही स्पेस लेगा ना सब स्टॉक। तो मतलब अगर हम एक ही मटेरियल मंगा रहे हैं या स्टॉक मंगा रहे हैं जो कि, तो वो तो उतना ही मटेरियल लेगा। तो जो 15000 वाला है, ए में 15000 का मटेरियल हम रखते हैं, तो वही क्या हो गया, उतना स्पेस वो 15000 जितना में मतलब वो मटेरियल हटेगा उतना में रखेंगे उसको। समझ में आया। तो जो स्टॉक का जो मेरा रेशियो है, ठीक है, वो उसके बेसिस पे हो गया कितना 15000:9000। इसको सॉल्व जरूर करिएगा घर में जाके,
एक कम से कम, या बाद में अभी नहीं कर पाए तो बाद में भी एक कम से कम बना लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ किसमें बटा, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस के मतलब टोटल वेजेस ना, टोटल वेजेस में बटा है। हाँ, तो इसका भी आप पीछे में देखिएगा जो अलग अलग बेसिस लिखा हुआ था ना, पीछे पलटिए एक बार, देखिए एक बार पीछे जहाँ अलग अलग बेसिस था। देखिए बेसिस ऑफ अप्पोर्शनमेंट चैप्टर जो शुरू होता है उसी में था, डायरेक्ट वेजेस, नंबर ऑफ लेबर आवर्स था ना, प्रिंसिपल्स ऑफ अप्पोर्शनमेंट से पहले। पानी वानी पीना है तो पी लीजिए आप, ठीक है, पानी पीना मतलब ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो पी सकते हैं, आप अगर टहलना है तो टहल सकते हैं। खत्म ही होने वाला है, इसीलिए कर ही लेते हैं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर ना आप फंस के जाओगे तो वो अच्छा बात नहीं है, माइंड में बस लगेगा क्या था वो तो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ मिल गया आपको। देखिए तो यहाँ पे आपका अलग अलग चीज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें तो लिखा ही है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए वापस आइए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किसमें बढ़ रहा है, डायरेक्ट वेजेस में। देखिए जैसे हम टिक कर लेते हैं, आपको भी वैसे टिक कर लेना है। देखिए जो उसका लगे कि इसका हम नहीं समझ पाए शुरू में, नहीं तो ऐसे क्या लगेगा, ये नंबर ऑफ वर्कर्स में भी तो जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं गया। अगर आप इसका सोचेंगे तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि वर्कर्स को पेमेंट किस में करते हैं, पैसा में ना, मतलब कैश में पे कर रहे हैं, तो वेजेस भी तो कैश में पे करते हैं, इसलिए वेजेस के बेसिस पे। तो ये दिमाग में रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। फिर क्या, एनर्जी, एनर्जी किसमें, एनर्जी मतलब क्या, कितना उसको इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, किसको लगता है इलेक्ट्रिसिटी, मशीन को ना, मेरी मशीन को, तो मशीन को बांट दिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पर। हाँ ये ठीक लग रहा है, ठीक है। सुपरविजन, निगरानी करते हैं, निगरानी किसका कर रहे हैं, वर्कर का, तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स। सुपरवाइजर, मैनेजर कोई रहते हैं जो टहल के देखते रहते हैं काम चल रहा है कि नहीं, ठीक है, सुपरवाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इसका फॉर्मेट देख लीजिए, पहले क्या है, आइटम्स मतलब कौन सा खर्चा, बेसिस किसमें बांटना है, और फिर क्या है, डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया। इलस्ट्रेशन 8 में आइए, बस टिक कर लीजिए उसको, 8 बस पढ़ लीजिएगा अपने लिए, वही एक्चुअल और ये वाला है जो हम लोग अभी किए ना इससे जस्ट पहले, वो है, ठीक है, उसको बस देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, अगर कर ले तो ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 बोले ना, 8 हो गया, मतलब जो पहले एक बार देख, और 10 भी टिक करके, 10 अंडर और ओवर 10 में है, 8 में क्या है, वही जो परसेंट रेट निकाल देना, ठीक है। ये 3 इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े इस चैप्टर में, ओवरहेड्स पढ़े ना। ओवरहेड्स क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और कोई भी खर्चा इनडायरेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया ये। फिर और हम लोग क्या देखे इसमें कि 3 टर्म है, 3 टर्म कौन कौन सा है, 3 टर्म मतलब ओवर, एक क्या था, एलोकेशन था, एक था एब्जॉर्प्शन यानी अपॉर्शनमेंट, और एक क्या था, एब्जॉर्प्शन। क्या है पहला, एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है, इसका इतना ही खर्चा है, इसको सीधे पास कर देंगे, वही समोसा वाला और इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ तो सीधे इसका इतना खर्चा है, पास करो। अपॉर्शनमेंट एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, लेकिन कोई बेसिस, जो अभी इलस्ट्रेशन की इलस्ट्रेशन 1 बेसिस में बांट दिया ना, इसको बांटो फ्लोर एरिया में, इसको लाइटिंग, ये मशीन आवर, ये सब, ठीक है। फिर लास्ट में क्या देखे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या देखे हम लोग, रेट निकालते हैं, रेट निकालते हैं ना, रेट निकालते हैं और अनुमान लगा के इसका इतना खर्च होगा तो इसमें इतना ये ओवरहेड का खर्चा लगेगा, तो ये पढ़। क्लियर हो गया। तो एक्चुअली में चैप्टर इतना ही छोटा है, 3 चीज है, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वो फिर उसी को बस अलग अलग ब्रांच किया हुआ है, ऐसे वैसे अंडर ओवर ये है, ठीक है सबका। तो क्वेश्चन भी हम कल ही लिखवा देते हैं, है ना, अभी छोड़ देते हैं, क्लियर रहेगा, क्लास में लिखते हैं, ठीक है दीपक।